जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम CDS 2 2023 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि हम करते आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के सोर्सेज होंगे, अगर वो NCERT से हैं या कोई जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं अगर उनसे हैं, तो वो सोर्सेज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और ज्योग्राफी के जो सवाल हैं वो 90 to 95% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे NCERT बुक से ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये ट्रेंड अगर आप देखें तो काफ़ी सालों से फॉलो आ रहा है। अगर आप NCERT अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप मार्क कर सकते हैं एग्जाम में। और ये जो सोर्स वाली वीडियोज़ होती हैं, लास्ट 2 ईयर से हम इस चैनल पे सोर्स वाली वीडियोस पे वर्क कर रहे हैं। इसका इकलौता मोटिव यही है कि आप समझें कि कोई भी कोर्स या कोई भी जो अलग से जो चीज़ें हैं, कोचिंग के मटेरियल हैं, उनसे भी ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस हमारी NCERT रखती है। और अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है जो कि 41 नंबर पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय में कौन सी ट्री ग्रो नहीं होती है। अब देखिए, इन चीज़ों में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कॉमन सेंस यूज करनी है। कैसे देखते हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है उन नॉलेज को अप्लाई करके क्वेश्चन डिकोड करने का प्रयास करिए। हमसे पूछा जा रहा है हिमालयन रीजन के बारे में और नॉट पूछा जा रहा है। तो हिमालयन रीजन में जो ग्रो नहीं करती हैं, पहला है केसर नट और मैग्नोलिया, दूसरा है ओक और मेपिल, तीसरा है रोडोडेंड्रॉन्स और चौथा है बर्च और लॉरेल्स। 11th क्लास की कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है और यूट्यूब पे हमारे फ्रीली अवेलेबल है। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था कि जो लाल मिट्टी है, जो रेड सॉइल है, वो केसर नट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और जो केसर नट है ये मेनली सदर्न इंडिया में और रेड सॉइल वाले रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं, ना कि हिमालयन रीजन में। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। और इस क्वेश्चन को ईजी कैटेगरी में हम रख सकते हैं। वैसे इसका सोर्स जो है वो NCERT है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चीज़ तो बहुत सारे NCERTs में है। इवन अगर आप देखें तो ये क्लास 7th NCERT का चैप्टर 6 है। नाम है इस चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अब देखिए, बहुत ही अच्छी बात NCERT की ये होती है कि स्टोरी के माध्यम से ये कनेक्ट करवाते हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो समर कैंप के लिए जाती हैं और एक्साइटेड रहती हैं। इसके बाद ये मनाली जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, और बहुत सारे रीजन्स के बारे में। इवन ये बताया गया है कि कॉनिफेरस ट्री के बारे में उन्हें पता चलता है। इसके बाद ये एक ब्राइट फ्लावर्स को ब्लूम होते हुए देखती हैं, और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये होते हैं रोडोडेंड्रॉन्स। ये इमेज भी है रोडोडेंड्रॉन्स की, ये आप देख सकते हैं। ये वाली ब्यूटीफुल जो फ्लावर है ये रोडोडेंड्रॉन है, और ये साफ तौर से हम देख सकते हैं ये हिमालयन रीजन की बात हो रही है, क्योंकि कॉनिफेरस ट्रीज हैं, राइट। तो इनसे काफ़ी अच्छे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारी क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है। इसमें जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में दिया गया है, और हर फॉरेस्ट के कुछ स्पेसिफिक ट्रीज होते हैं। जैसे अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो ये देखिए कुछ ट्रीज़ हैं, और आपको याद होगा सिविल सर्विसेज 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा इवन कि आप इन ट्रीज़ को खुद से नोट्स में इंक्लूड करें, और ताकि लंबे समय तक आपको ये याद रहें। और इमेज भी आप करें गूगल पे। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो साल ट्रीज़ ये हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे महुआ के जो ट्रीज़ हैं, और इसी तरीके से और भी जो ट्रीज़ हैं, तो इनसे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये डेसिडुअस रीजन में है। अब डेसिडुअस के अंदर ये मोइस्ट वाले हैं या ड्राई वाले हैं, तो ये लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। जैसे अगर मोस्ट डेसिडुअस के अंदर हम बात करें तो टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमूल, कुसुम, सैंडलवुड, राइट, ये सब ट्रीज आएंगे। जबकि अगर हम ड्राई डेसिडुअस के अंतर्गत देखें, जहाँ पे वर्षा कम होती है, ड्राई डेसिडुअस के अंदर क्या है, केवल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होगी। जबकि जो मोस्ट डेसिडुअस है यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी। तो ड्राई डेसिडुअस के अंदर आपको ये याद रखना है तेंदू के पत्ते, ठीक है। और इसके अलावा पलास है, अमलटास है, अमलटास भी ट्रीज होते हैं, बेल के पेड़, खैर है, एक्सलवुड है। तो ये थोड़े कांटेदार पेड़ होते हैं, और ड्राई रीजन के कारण जैसे जो बेल का पेड़ है, खैर हैं, ये सब ट्रीज जो हैं। अब थॉर्नी फॉरेस्ट का अलग से है, जो कि ऑब्वियसली थॉर्न वाले जो पेड़ होते हैं, जैसे खैर है, नीम है, खेजड़ी है, पलास है, राइट, बबूल सबसे फेमस है। तो ये सब डेट पाम, ये थॉर्नी फॉरेस्ट है। एक बार आप इन्हें रिलेट कर लेंगे, काफ़ी लंबे समय तक ये याद रहेगा। एक बार ट्रीज़ को अच्छे से इमेज में गूगल में इमेज देख लेंगे तो और भी लंबे समय तक याद रहेगा। अब माउंटेन वाले एरियाज़ में देखते हैं
तो माउंटेन वाले फॉरेस्ट जो होते हैं इन्हें भी हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक तो हमारा नॉर्दर्न वाले रीजन का, दूसरा सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट का। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हिमालयन रीजन में टुंड्रा तक के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा, जो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इनका पैटर्न भी चेंज होता है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये तो हमारे फुट हिल्स में देखने को मिलते हैं, यानी हिमालय के निचले वाले सतहों में, और जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है तो ये जो इनका जो टाइप है ये भी वेरी करता है। जैसे ये जो ट्रीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, ओक हैं, चेस्टनट हैं, ये ट्रीज़ हैं, और ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो ये पाइन फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे जिसमें चीर पाइन है। देवदार के पेड़ काफ़ी फेमस होते हैं जो मेनली अपनी मजबूती के कारण, ड्यूरेबिलिटी के कारण जाने जाते हैं। इसके अलावा चिनार जो हैं, वालनट हैं, राइट, ये कश्मीर वाले हैंडीक्राफ्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से जो सिल्वर फर हैं, जूनिपर्स हैं, पाइन्स हैं, बर्च हैं, रोडोडेंड्रॉन्स हैं, आपको ऑप्शंस याद आ रहे होंगे, रोडोडेंड्रॉन्स हैं हमारे ऑप्शंस में, राइट। तो ये याद रखिएगा, बर्च वगैरह, बर्च है, रोडोडेंड्रॉन्स है, ये आगे भी पूछे जाएंगे, पहले भी ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं। तो एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए ओक वगैरह हमने देखा है, रोडोडेंड्रॉन्स भी, बर्च वगैरह भी है, तो ये हिमालयन रीजन में ग्रो किए जाते हैं, एक ही हमारा ऑप्शन बचता है। वैसे ये तो केसरनट के कारण काफ़ी आसान था, केसरनट के बारे में जिन्हें आइडिया है कि रेड सॉइल्स में होते हैं सदर्न इंडिया में, तो ये काफ़ी आसानी से एलिमिनेट करके हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है, क्या ये हमारे एनसीईआरटीज़ में है, और अगर है तो कितने डेप्थ में है। सो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी मैंने ओपन करी है। चैप्टर कौन सा, एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर भी है, हायर क्लासेस में भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो झूमिंग वगैरह के बारे में बताया गया है। अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जो स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है जिसे झूमिंग कहा जाता है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब यहाँ से भी इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम अगर प्लांटेशन के बारे में तो देखें तो जस्ट इसका नेक्स्ट पेज है। प्लांटेशन क्या एक तरीके से कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है कि वैसी फार्मिंग जिसका जो प्राइम पर्पस होगा वो सेलिंग का होगा, फ़ायदे कमाने का होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके की फार्मिंग में क्या होगा, सिंगल क्रॉप लगाया जाएगा। एक सिंगल क्रॉप लगाया जाएगा तभी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस क्रॉप का प्रोडक्शन होगा और उसकी बेहतर तरीके से सेलिंग की जा सकेगी। लार्ज एरिया में लगाया जाएगा क्योंकि प्राइमरी पर्पस ही है फ़ायदे वाला। इसके बाद अगर हम देखें प्लांटेशन के अंदर तो इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब एग्रीकल्चर होगा तो एक इंडस्ट्री की भी नीड होगी, और इवन अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया जाएगा उनका, तो फिर वो बेहतर तरीके से सेलिंग कैसे हो पाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो प्लांटेशन में बहुत ही बड़े लैंड का यूज किया जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव इनपुट लगाए जाते हैं, जैसे बहुत ही हाई मशीनरीज वगैरह होते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है। इंडिया में अगर हम देखें तो ऐसे कौन कौन से क्रॉप हैं जो कमर्शियल प्लांटेशन के अंतर्गत आएंगे, तो प्लांटेशन क्रॉप में आएंगे टी, कॉफ़ी, रबर, राइट, शुगर केन, बनाना, ये सब जो है बहुत बड़े खेतों में लगाए जाते हैं ताकि सेलिंग जो है वो की जा सके। प्लांटेशन क्रॉप के टाइप हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हड़बड़ी में नहीं करने हैं, आराम से सोचना है, आंसर मिल जाता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो क्या इसमें एस्टेट्स की जरूरत पड़ती है, प्लांटेशन फार्म एस्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज, हाँ ये साइंटिफिकली मैनेज होते हैं और इसका रीज़न ही वही है। और इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो हैवी कैपिटल आउटले की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली हमने ये देखा कि ये कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप है। इसके अलावा देखिए फॉरेन ओनरशिप, लोकल लेबर, दोनों की ही बात है, तो ऑब्वियसली लोकल लेबर की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फॉरेन ओनरशिप है बिकॉज सेलिंग भी होती है। इसके बाद चौथा ये कहा जा रहा है रियर द एनिमल, नहीं एनिमल जैसी कोई बात नहीं प्लांटेशन क्रॉप के अंदर, इनका नाम ही है प्लांटेशन, हिंदी में कहते हैं रोपण। तो रोपण कृषि का जो संबंध है वो एग्रीकल्चर से है, एनिमल रियरिंग से नहीं है। हमसे नॉट ही पूछा गया तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। और जैसा कि मैंने कहा था अगला ही सवाल अगर हम देखें तो उसी के जस्ट लास्ट वाले पेज से है। तो हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम दिए गए हैं, रोका, चेना, मसोले और तमाराई, और हमें इन्हें मैच करना है कंट्री के साथ। अब ये बताने की नीड नहीं है कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। सीडीएस, सीएपीएफ, इनमें बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, सारे आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो मिल्पा जो है मैक्सिको में कहते हैं, इसके मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में, कोनुको जो है वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील में, ये बहुत बार पूछा गया, रोका ब्राज़ील याद रखिए। मसोले की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका में, लद्दाख जो है वो इंडोनेशिया में, और वियतनाम में रे के नाम से झूमिंग कल्टीवेशन जानी जाती है। इंडिया में भी अलग अलग नाम है और ये भी पूछे जाते हैं बहुत बार। झारखंड का हाल ही में पूछा गया था, झारखंड में कुरुवा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो पोडू या पेंडा, इसके बाद मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया, और उड़ीसा में अगर हम देखें तो अलग अलग नाम है, जैसे पामा डाबी, उसके बाद कोमान है, ब्रिंगा है, ये नाम है। वेस्टर्न घाट्स का बहुत बार पूछा गया है। वेस्टर्न घाट्स में झूमिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं, राइट। इसके बाद वाल्ट्रे या वालरे जो है ये राजस्थान वाले रीजन में, खील जो है हिमालयन बेल्ट में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऑब्वियसली झूमिंग कल्टीवेशन। तो रोका भी हमने देखा ब्राज़ील के साथ, तो हम देखते हैं कहाँ पे 3 हैं, केवल 2 ही ऑप्शन में है। इसके बाद अगर हम देखें केवल मसोले भी अगर हम मैच करते हैं तो सेंट्रल अफ्रीका में कौन सा देश है? श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राज़ील तो है नहीं, जायरे देश है, तो सी जाएगा 4 के साथ। सी कहाँ पे 4 है? यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके अलावा बाकी देख लेते हैं, ऑब्वियसली तामाराई थाईलैंड वाले रीजन में, और चेना जो है वो श्रीलंका में। तो ये आसान सवाल है, ये क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं अगर ये याद हैं तो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन लग सकता है कुछ लोगों को। हमें आइसो लाइन्स के पेयर्स दिए गए और उनके प्रॉपर्टी के बारे में करेक्टली मैच करना है। आइसो नीफ है, आइसो हेल है, आइसो हेलाइन है, और आइसो हिप्स है। आइसो हेलाइन तो चलिए बहुत ही आसान है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। आइसो हेल भी इवन पूछा गया है एग्जाम्स में, बट ये आइसो नीफ और आइसो हिप्स ये सब क्या हैं? अब जिनकी 11th-12th में ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल वाला वर्क रहता है उन्हें ये पता होगा कि अलग से एक बुक आती है प्रैक्टिकल की, और उसी में अगर हम तीसरा चैप्टर देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, इसमें बहुत सारे मैप वर्क वगैरह किए जाते हैं। इसी के अंदर इसमें काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी गई है किस तरीके से हमें एक सूटेबल मेथड की ज़रूरत पड़ती है ताकि अच्छे से ग्राफ, डायग्राम, मैप, इन चीज़ों को ड्रॉ किया जा सके, क्या क्या रूल्स होते हैं, और पाई डायग्राम, लाइन चार्ट, इन चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ आइसोप्लेथ मैप के बारे में बताया गया कि आइसोप्लेथ जो है ये 2 वर्ड से बना है। आइसो का मतलब सेम होता है और प्लेथ का मतलब लाइंस होती हैं। तो मैप में हमें कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करना रहता है जो इक्वल लाइंस को, यानी इक्वल चीज़ों को मैच करवाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो आइसोथर्म है, थर्म का मतलब हीट, आइसो का मतलब सेम। तो जिन क्षेत्रों में इक्वल टेम्परेचर है अगर हम उन्हें एक सीधी रेखा में खींचेंगे तो वो क्या होगा? आइसोथर्म होगा। आइसो बार, बार का मतलब प्रेशर, ऑब्वियसली इक्वल प्रेशर को जोड़ता है। आइसो हाइट्स की बात करें तो ये इक्वल रेनफॉल होता है। आइसो नेफ्स की बात करें तो ये क्लाउडीनेस है, ठीक है, नेफ्स क्लाउडीनेस याद रखिएगा। आइसो हेल, देखिए आइसो हेलाइन अलग है, राइट। आइसो हेल जो ये सनसाइन है। इसके बाद इक्वल हाइट्स में कंटूर होते हैं और आइसो बाथ होते हैं। आइसो बाथ डेप्थ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल डेप्थ वाले जगहों को मिलाने से आइसो बाथ बनते हैं। इसके बाद आइसो हेलाइन, जैसा कि मैंने बताया कि जो आइसो हाइट है, ठीक है, आइसो हेल है और आइसो हेलाइन है। तो हेलाइन सेलाइन यहीं से याद रह जाएगा। आइसो हेल जो है वो सनसाइन से, देखिए यहाँ पे अगर हम इसे याद रखें आइसो हेल को, तो ये सनसाइन से हमें रिलेट करना पड़ेगा, और आइसो हेलाइन जो है ये सेलिनिटी से। तो देख लेते हैं आइसो, ये क्या था? नेफ्थ था ना, आइसो हिप्स नहीं था, आइसो नेफ्थ था, तो ये गलत है। आइसो हेलाइन ऑब्वियसली हेलाइन सेलाइन ये हमने याद रखा है। आइसो हेल सनसाइन, और आइसो नीफ जो ये स्नोफॉल से हैं। तो 4 जो है वो हट जाएगा, बाकी के अगर हम मैच करें तो ये आता है हमारा आंसर 1, 2 और 3, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जैसा कि हमने लास्ट 2 ईयर्स में किया है इस चैनल के माध्यम से। तो यही है इसका मेन पर्पस कि आप समझ पाएँ। अभी हमने जितने भी सवाल किए ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी से डुएबल थे, और 1-2 अगर बाहर भी रहते हैं तो उसके लिए हम अलग से कोई सोर्स तो पढ़ेंगे नहीं, राइट। तो एनसीईआरटी पे फोकस करें, बार बार रिवीजन पे फोकस करें। कोई भी क्रिप्स कोर्स जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं उसके बजाय, या जो छोटे नोट्स होते हैं उसके बजाय एनसीईआरटीज आप प्रेफर करें। और हाँ, टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बहुत ही मेहनत लगेगी एनसीईआरटीज को कवर करने में, या वीडियो लेक्चर से अगर आप करेंगे तो उसमें भी अच्छा टाइम लगेगा। बट एक बार जब आपका बेस बन जाएगा तो फिर इन क्वेश्चंस को रिवीजन करने में, फिर आपको इन टॉपिक्स को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मेरे साइड से यही सजेशन रहेगी कि अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो नहीं देखा है तो वो देख लें। और इसका रिकमेंड करने का रीज़न भी यही है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तो मैंने कंपाइल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है। इवन अगर आप बुक खुद से भी सेल्फ रीड करते हैं तो वीडियो के लास्ट पार्ट में जाइए और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए वीडियो पोस्ट करके। डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो इसका पार्ट 2 हम लोग जल्द ही कवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।